जन स्वराज की विचारधारा क्या है? पार और जाति, ये आप किस नजरिए से देखते हैं? अब विक्रम पर आते हैं, जहाँ के आप मुख्य निवासी हैं। विक्रम के मुख्य समस्या क्या है? बार बार NH 139 पर एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, 2-3 लोगों की मौत होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू आप सभी को स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल द ऑनेस्ट रिपोर्ट में। आज हमारे साथ जन स्वराज के संस्थापक सदस्य मिस्टर कुमार गुड्डू जी हैं। तो सर, स्वागत है आपका। चलिए, ऑनेस्ट न्यूज में को भी दर्शकों को भी मेरा नमस्ते। और सोनू भगना आप हो, आपको एक शुभकामना देना चाहूँगा कि आप इस YouTube चैनल के माध्यम से सच को, पत्रकारिता के मानक को खड़ा करो, और यही मेरी शुभकामना है। सबसे पहला सवाल सर, जन स्वराज से आप काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जन स्वराज की विचारधारा क्या है? इसको तो अगर छोटे शब्दों में कहा जाए तो जन स्वराज जो बिहार में 35-40 सालों से जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति से इतर लोगों को ये समझाने का प्रयास हो रहा है कि पार्टीवाद, जातिवाद और धर्मवाद से अलग हटिए। ये आपका बहुत नुकसान कर चुका है। अब अगर आप इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे तो आपका समूल नष्ट हो जाएगा। जैसे इसी पार्टी और जातिवाद के नाम पे लोग वोट करते करते ये स्थिति में आ गए हैं कि उनके बच्चे के पढ़ने का स्कूल अब मात्र खिचड़ी बांटने का संस्था बन के रह गया है। उनके पोशाक और साइकिल बांटने वाला तंत्र रख के रह गया है। वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है। और विगत 20 सालों में देखा गया है कि बिहार से बाहर दूसरे स्टेटों में जिसमें औद्योगिकरण हो रहा है, वहाँ मजदूरों का सप्लाई का जरिया बिहार सिर्फ बनते जा रहा है। और इसी सब चीज़ों को खड़ा करने के लिए, शिक्षा के मानक को बढ़ाने के लिए, रोजगार की संवेदना को आगे बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था को खड़ा करने के लिए, लोगों को यहाँ सम्मानपूर्वक जीने के लिए गरीब लाचार महिला पुरुषों को 2000 रुपये सम्मान निधि देने के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए प्रशांत लोगों के अंदर एक जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं कि वोट देने के तौर तरीके को बदलिए। जब तक आप वोट जात के नाम पे, पार्टी के नाम पे और धर्म के नाम पे देंगे, तब तक आपके बच्चों का कल्याण नहीं होगा। ये अभियान प्रशांत जी ने जन स्वराज के माध्यम से दो साल पैदल चल के लोगों को यही बताया कि आप अपने बच्चे को मुंह देख के, उनके आने वाले भविष्य को देख के आप तय करें कि आपका कौन सा शुभचिंतक है और उसी को वोट करें। जन स्वराज अपने लिए कभी नहीं बात को करे। जन स्वराज करे ये कि लोग जो इस पैटर्न पे आ जाते हैं, जो कि राजनीति लोग इस पैटर्न से बाहर चले गए हैं, उस पैटर्न पे वो लोग अगर आ जाते हैं तो उन्हीं को वोट करें। नहीं तो जो आपको लगे कि आपके लिए ये बात कह रहा है कि आपके बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था बनाएगा, आपके बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था बनाएगा, यही जन स्वराज है और जन स्वराज को दूसरा नहीं है। जहां तक बात किया जाए बिहार की, बिहार और जाति, ये आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि कोई भी पार्टी है आज के डेट में जो इस विधानसभा में या मतलब पूरे बिहार विधानसभा में जो भी पार्टी लड़ रही है चुनाव, उसका अपना एक जातीय कोर वोटर है। जन स्वराज का सर क्या है? देखिए, हम लोग तो वही तोड़ने आए हैं कि जिस स्लैब में वो खुद अपने आप जाके बंधर गए हैं कि लालू जी के बाद उनके बेटे को, रामविलास पासवान के बाद उनके बेटे को, इस तरह से रामविलास जी और लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, इन्होंने संघर्ष किया था। एक ग्रामीण इलाके से आए थे, उनका बचपना ग्रामीण सरकमस्टेंसेस में जिए थे वो, और वो चीजों के कमियों को समझते थे। तो आगे चल के उन्होंने अपने जीवन में जो उनको करना था, लालू जी ने समाजवाद का और क्या बोलते हैं, सम्मान की जो बातें लोगों के बीच रखी, उससे आज भी लोग प्रभावित हो गए। जातीय कुर्ब में बट के आरजेडी को वोट करते हैं, मगर उनसे उस जाति के लोगों का कुछ भला नहीं हुआ 35 साल में। तो प्रशांत यही बताते चल रहे हैं कि आप उस कुनबे से बाहर निकलिए, आप विकास की बात जो आपके साथ करता है उसके साथ जो है सो कि आप जुड़िए। अब आपका एक बहुत पूछने का इंटेंशन ये है कि आप किस कोर वोटर के सहारे चुनाव में जाएंगे। क्योंकि बार बार प्रशांत किशोर को ये कोट किया जाता है कि प्रशांत कुमार पांडे, तो क्या उनके साथ
जो उनके समाज के लोग हैं वो जाएंगे। इस गंदी राजनीति में हम लोग नहीं पड़ने वाले। जबरदस्ती जिसके बदन पे कीचड़ लगा है, अब हम लोगों का बदन साफ है तो लोग चाहते हैं कि जातिवाद का कीचड़ इन पे भी थोप दें। हम लोगों का एक वर्ग है जो आकांक्षी वर्ग है, वो किसी जाति से भी हो सकता है, जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, नहीं पढ़ा लिखा भी है तो वो चीजों को समझता है, एनालिसिस करता है कि हम अगर आज नहीं पढ़ पाए बिहार में 12 के बाद, तो क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है। वो ग्रामीण परिवेश में आने वाले गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे, राजमिस्त्री के बच्चे, प्लम्बर के लड़के, छोटी छोटी अपनी आर्थिक उपार्जन से जो जीवन चलाने वाले के बच्चे हैं, वो बहुत तरीके से महसूस कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हुआ, मेरे पिताजी के पास ट्यूशन देने के लिए फी नहीं था, मैं आगे कोचिंग नहीं कर पाया, मैं बाहर जाके पढ़ नहीं पाया, क्षमता थी हमारे पास। इस चीजों को कौन मार रहा है? मार रही है सरकार। सरकार को पुल बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए, टनल बनाने के लिए, गंगा पथवे बनाने के लिए, पूरे पटना में सैकड़ों हजारों करोड़ की परियोजना चलाने के लिए पैसा है, मगर उसको नए शिक्षा नीति पे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने पे, नए तरीके से अगर एवरी ईयर पूरे भारत बिहार में 534 जिला प्रखंड है, 534 जिला में नए तरह की शिक्षा को डेवलप करने के लिए, जो पुरानी चल रही है चलने दें, नए चीजों को डेवलप करने के लिए अगर हर एक प्रखंड पे एक वैसा यूनिक विद्यालय बनाया जाए नेतरहाट की तरह, जहां गांव के सुदूर गांव से मान लीजिए आप दतियाना से है, मैं गोरखड़ी हूँ, आप गोरखड़ी गांव के 20 बच्चे तो ऐसे होंगे जो बेहद गरीब होंगे मगर बहुत पढ़ने वाले होंगे, आर्थिक अभाव में वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। उन लोगों को यहाँ प्रखंड स्तर वाले स्कूल पे लाके उनको अच्छी शिक्षा दिया जाए, जिसमें बढ़िया कंप्यूटर क्लासेज हो, स्मार्ट क्लासेज हो, लाइब्रेरी हो, प्रयोगशाला हो, जितनी अभी पढ़ने की सुविधा आधुनिक दुनिया में व्यवस्थित है, वो सारों से लैस हो। और ऐसे टीचर हर साल, मान लीजिए अगर 534 स्कूल्स बनाए जाते हैं तो 10-10 टीचर, सपोज दैट, तो 5000 टीचर की आवश्यकता है। 5000 ऐसे मानक वाले टीचर को वहां खड़ा किया जाए जो कि सचमुच से बीपीएससी के स्टैंडर्ड के मानक के हिसाब से आए और वो नई व्यवस्था को खड़ा करे। ऐसी सोच क्यों क्यों नहीं बिहार सरकार की सरकार रखती है? तो हम लोगों का फंडामेंटल ये है कि जब तक आमूल-चूल शिक्षा में परिवर्तन नहीं होगा, किसी सेक्टर में कुछ नहीं होने वाला है। फिर सेकेंड स्टेप है, मान लीजिए जो लड़का 20 साल का हो गया, नहीं पढ़ पाया है, तो उनके लिए यहाँ रोजगार की व्यवस्था कराई जाए कि 10,000 की नौकरी के लिए उसके दिल्ली बम्बे ट्रेन में कुचा कुचा के और एक रूम में 20 लड़के रहे, ऐसी परिवेश में नहीं रहना पड़े, वो अपने माता पिता और बच्चों के साथ रहे और यहीं कुछ रोजगार करें। वो चीजें मैं करने के लिए तैयार हूँ। आज ही एक रिपोर्ट बताता हूँ, आज ही दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी है कि आपके उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एक बैठक हुआ बैंकर्स का, जो हाई लेवल के बैंक के अधिकारी हैं उनके साथ। ये होता है, हर साल होना चाहिए, मगर पिछले हर बार नहीं होता था, क्योंकि प्रशांत आए तो बताए कि सीडी रेशियो क्या होता है। बैंकों में जो आप बिहार के हमारे नागरिक लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो उस पैसे का जितना जमा किया उसका 70% क्लैप है कि उसको बिहार में ही फिर लोन के रूप में देना है, पर वो सीडी रेशियो 40% है। तो आज पेपर में देखे हैं कि 2,65,000 करोड़ रुपया बैंकों को बिहार में ऋण देना पड़ेगा। ये प्रशांत का दबाव है और ये बिहार के उन मुख्यमंत्रियों को नहीं पता था जो बरसों से इस पे आसीन थे। नीतीश कुमार जैसे लोगों को नहीं सीडी रेशियो मालूम था। तो आज जब चुनाव का वक्त आया है तो जनता को बता रहे हैं कि मैं 2,65,000 करोड़ रुपया बिहार में सीडी रेशियो के तहत दिलवाऊंगा। तो एक विपक्ष अगर सशक्त होगा, जानकार होगा, क्यों प्रशांत जरूरी है समझ लीजिए। अब वही तेजस्वी यादव विपक्ष में है, विपक्ष की भूमिका में है, मगर उनको सीडी रेशियो मालूम ही नहीं है। तो अब जब प्रशांत सीडी रेशियो 1.5-2 साल से बोल रहे थे, सरकार को सुनना पड़ गया। तो एक जानकार, समझदार, वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति की जरूरत है बिहार को बदलने की, क्योंकि एक ईरा खत्म होने वाला है। लालू जी का रामविलास पासवान जी गुजर गए, अस्वस्थ है लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार की मानसिक अवस्था आप देख ही रहे हैं। इसके बाद लीडर कौन? बिहार को आगे ले चलने वाला प्रशांत किशोर से बड़ा आइकॉनिक
वैज्ञानिक सोच रखने वाला, ग्रास रूट की समझ रखने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। वही अगले 20 साल बिहार की राजनीति को तय करेंगे और वही एक मुकाम पे ले जाएंगे जिसका सोच है कि हम अगले 10 साल में कम से कम 10 अग्नि राज्यों में पंक्ति में आए, जहां अभी हम सबसे निचले पायदान पे हैं। क्या हमारी बात विक्रम के भाई विधायक से हो रही है? नहीं, मतलब हमारी पार्टी की एक प्रक्रिया है, अभी चल रही है, 15 मार्च तक चलेगी। वो नामांकन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नहीं, नामांकन बाजाबता फॉर्म भरा जा रहा है। उसमें कुछ चार्जेस भी जो लोग रहेगा? 21,000 रुपए, जो लोग चाहते हैं, जो शुरू से जुड़े हुए हैं, जो अपना मंतव्य बना चुके हैं कि मैं राजनीति करूंगा। मैं 1.5 साल पहले घोषणा किया था यही फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से कि मैं अब विक्रम की सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में अब राजनीति करने आया हूँ। तो मैं आया हूँ तो जन सुराज की वजह से आया हूँ, जन सुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर के विचारों से, उनके दिए संबल से आया हूँ। क्योंकि आज से 1.5-2 साल पहले मुझे कभी नहीं लगता था कि जिस व्यवस्था में धन बल, बाहुबल, पशुबल, बालू बल इसके तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, उसमें मैं कहीं था ही नहीं। तो अब प्रशांत जी के वजह से अब लग रहा है कि सामाजिक माहौल चेंज हो रहा है और मैं भी उस लायक हूँ। मैं भी अपना प्रत्याशी नामांकन भर दिया है पिछले 28 फरवरी को और 28 फरवरी नहीं, सॉरी 28 जनवरी को। और अब वो उसकी स्क्रीनिंग प्रक्रिया चालू है और प्रशांत जी जैसा आपको पता होगा न्यूज के माध्यम से कि जून में वो अपने सभी जगह के प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। अब पार्टी टिकट देगी तो जरूर लड़ूंगा और बिहार विक्रम की जनता भी चाहेगी तब भी लड़ूंगा। दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। पहले तो बात हो गई सर बिहार की, अब विक्रम पर आते हैं, जहाँ के आप मुख्य निवासी हैं। विक्रम के मुख्य समस्या क्या है? बार बार पहले तो कुछ दिनों से चल रहा था ड्रामा का ड्रामा, वो अब समाप्त होने पर है। माननीय विधायक जो अभी वर्तमान विधायक जी हैं, उनका ये सत्या मतलब विक्रम के वासियों को संतावना मिली है कि हमने ये सारा चीज करवा दिया, महीने 2 महीने में शिलान्यास भी होगा। अब नवतुलक जो आए दिन जाम से भरा पड़ा रहता है, ग्रामीण आसपास के क्षेत्रों में समस्या से जूझ रही है। तीसरा NH 139, NH 139 पर आए दिन करीब 2-3 गाड़ियां पलटती है, एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, 2-3 लोगों की मौत होती है। आए दिन ये खबरें समाचार पत्रों पे, न्यूज चैनलों पे चलती रहती है। उस पर आपका राय क्या है सर? आप बारी-बारी से अब 3 प्रश्न किए हैं, तीनों का बारी-बारी से उत्तर सर थोड़ा संक्षेप में। हाँ, संक्षेप में ही बोलूंगा। विक्रम का विकास के बारे में बोलने का 2 लाइन में है कि 74 में खदेरन बाबू यहाँ से इस धरती को छोड़ के ऊपर चले गए, विक्रम एकदम से अनाथ हो गया। उसके बाद के जितने भी विधायक बने, उनके एक भी कार्यक्रम को आप देख लीजिए जो विक्रम के प्रखंड स्तर पे उनके मरने के बाद 5 साल नहीं 2 साल उनको याद रखा जाए उस मोमेंट को, मोन्यूमेंट को देख के कि इन्होंने ऐसा किया है। आप देख लीजिए विक्रम की हालत, आप ब्लॉक की जर्जर हालत देख लीजिए, डाक बंगला की हालत देख लीजिए, आप गांधी आश्रम की हालत देख लीजिए, आप बृहद सिंचाई के एसडीओ ऑफिस के कार्यालय की हालत देख लीजिए, लघु सिंचाई के कार्यालय की हालत देख लीजिए, आरईओ का ऑफिस यहाँ था यहाँ से ट्रांसफर हो गया, वे देख लीजिए। बहुत समय समय पे सुनते रहते हैं कि चला जाएगा आपका रजिस्ट्री ऑफिस, ये भी सुनते थे। आपका घोर राजनीतिक सोच के अभाव वाले व्यक्ति यहाँ राजनीति करते रहे, उसका एक नमूना है कि आप पालीगंज अनुमंडल के निवासी हो गए हैं और भविष्य में आप अगर इसी तरह के राजनीतिक अवचेतना के साथ विक्रम सोई रही और उस तरह के लीडरान को चुनती रही जिनको पता भी नहीं है कि समय पे आज क्या किस बात पे बोलना है। अगर उस समय के लीडरान अगर उस समय जो सदन में थे वो सदन में बोलते, अगर सदन में नहीं थे तो विपक्ष में थे तो सड़क पे बोलते कि विक्रम की जनता को दानापुर एसडीओ ऑफिस कार्यालय जाने में सुविधा होगी कि अभी पालीगंज नगवा में जहाँ पे बन रहा है वहां जाने में सुविधा होगी। तो एक नेता का दूरदर्शी होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो पिछले 20 साल पहले लिया गया निर्णय का आज पटाक्षेप हो रहा है कि आपको नगवा गांव में जाके आपको एक क्या बोलते हैं एफिडेविट भी बनवाना हो, आपका किसी परिवार का हालत अगर बुरा हो जाए, बीमार पड़ जाए, उनको गोली लग जाए, वो दुर्घटना हो जाए तो वो प्रशासनिक अस्पताल आपका नगवा होगा। उनकी मृत्यु हो जाए उसके बाद आपको फिर कहाँ आना होगा?
दीघा घाट। तो आप समझिए, आप लोग पूरब की ओर जाता है, आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं, ये अदूरदर्शी नेताओं की वजह से है। विकास यही है कि एक महिला अदत्त शौचालय प्रसाधन केंद्र विक्रम के मुख्य बाजार पे नहीं है, जो आपके बहन बेटी जो प्रतिदिन पढ़ने आती है, बाजार करने आते हैं, उनके सम्मान में वो लोग खड़ा कर पाए। विकास का यही नजरिया है हमारे नजर से। विकास के नाम पे माइनस है। रोड बना देना, वो भी 15 दिन में टूटने वाला रोड, नाली बना देना, गाली बना देना, चापाकल दे देना, निजी घर में वो चापाकल कर लगवा देना, निजी सहायता देके लोगों को वोट के प्रति आकर्षित करवा लेना। ये यहाँ के लोग बहुत अशिक्षित, बहुत गरीब हैं। हम उनकी भी कमजोरी नहीं है, क्योंकि उनको भी लगता है कि नागरिक बोध उनमें है ही नहीं, पढ़े नहीं तो पता नहीं कि वो वोट का अधिकार क्या है, वोट की कीमत क्या है, वोट का महत्व क्या है। तो वो भी छोटी छोटी चीजों पे गड़बड़ा जाते हैं। अब मैं चैलेंज देके आपके चैनल से चैलेंज देना चाहता हूँ, अब जहाँ जो भी राजनेता नेता राजनीति करते हैं, उनसे 10 बिंदुओं पे बढ़िया से आप बात करके देख लीजिए। 15 मिनट बोलने की ताकत नहीं है, समझ नहीं है। एक हमारे एक अभी हमारे इंटरव्यू में हमारे विधायक जी बोल दिए हैं कि 2001 में ट्रामा सेंटर कहाँ बना था। अब बताइए, उनको ये भी नहीं पता है कि ट्रामा सेंटर 2001 में बन के तैयार हो गया। अब इस तरह के लोग भावी और पूर्व विधायक हैं, तो क्या कहा जाए, विक्रम का ही हाल होना है। दूसरी से सर, विक्रम के किसान आज भी सैकड़ों किसान विश्वकुमार भवन, जहाँ खाद मिलती है, यूरिया मिलती है, लाइन लगे पड़े हैं। किसानों की समस्या इतनी है खाद को लेकर, नहर के पानी को लेकर, आए दिन किसान जूझ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या को समझने के लिए, सुनने के लिए कोई अधिकारी, कोई माननीय कोई नहीं है। कोई नहीं इस पर आप कोई नहीं आएगा। इसके मूल में कारण बता देता हूँ। जे किसान के पिताजी, जो किसान अभी खाद के लिए धक्के खा रहे हैं, पहली बार नहीं है, हर साल खाते हैं, आए दिन होते हैं, तो हर साल खाते हैं, ठीक है ना। उन्हीं के बेटे किसी एक खास पार्टी के हिंदुत्व के झंडे को लेके दिन रात घूम रहे हैं, पेट्रोल भी अपना भरा रहे हैं और पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, ठीक है ना। और उनके पिताजी 2 बोरे खाद के लिए गांव गांव साइकिल लेके टहल रहे हैं। जब वही परिवार वोट देने की स्थिति में, जब वोट देने का वक्त आता है, तो धर्मवाद के नाम पे, पार्टीवाद के नाम पे, वो उनको कुछ बात, अपनी समस्या याद नहीं रहती है कि नहर में पानी नहीं है। नहर में पानी नहीं आने की वजह से एक एक गांव में 2-2, 3-3 करोड़ का आपका बोरिंग लगवाना पड़ा है, 2-2 करोड़ का मोटर लेना पड़ा है, लाइन से मर के आपके बच्चे प्रति। अब मैं साल भर का डाटा बता देता हूँ। 25 लड़के हैं यंग, जो 20 से 22-24 साल के थे, वो बिजली के करंट लगने से बरसात में या जाड़े में खेत में ही मर गए, ठीक है ना। इनसे कोई मतलब नहीं है किसान, यहाँ के किसानों को, किसान के परिवारों को, ठीक है ना, उनके बच्चों को। उनको किसी पार्टी का आंख मूंद के समर्थन करना है। तो जब आप इस परिस्थिति में किसी का साथ देते हैं, वो आपके दर्द पे कभी बोलेगा? आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा। आप खुद अपने दर्द पे खड़े नहीं हो। कोई किसान यहाँ क्या, किसान का बेटा आज रोड पे पुतला फूकने आया है कि नहीं मिल रहा है खाद, मगर 2 दिन पहले दिल्ली में जीत हुई तो कितना पुतला फूक जश्न मनाने आ गए। तो ये दुर्गति है उनकी, उनको ये भोगना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप वोट के चोट को अपने हिसाब से नहीं देना शुरू करेंगे, आप इसी तरह से, आप बंधुआ मजदूर हैं, मानसिक रूप से यहाँ के एक बड़े वर्ग के लोग मानसिक गुलाम हैं, उनके बच्चे मानसिक गुलाम हैं। कारण भी है, पढ़े नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेते हैं, तो उनका ज्ञान बहुत सीमित है। उनको 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 मजा आता है मुसलमानों वाली प्रतिक्रियाओं पे, उनको मजा आता है पाकिस्तान वाली प्रतिक्रियाओं पे। वो सारे चीज अक्षम कर देते हैं जब ये 2 चीजें उनके मस्तिष्क में घूमने लगती है, तो इनका दर्द अच्छा लगता है। पेट्रोल 200 रुपये हो जाए, अच्छा, वही लड़के बोलते हैं बहुत अच्छा है, 200 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। धान बिके न बिके, यहाँ रोपाए न रोपाए, खाद मिले न मिले, खेती हो न हो, कोई मतलब नहीं। राष्ट्र बनाना है, देश को बचाना है, धर्म बचाना है। जब आप खुद से इन चीजों में लगे हैं, तो कहाँ आपके पीछे कोई खाद के लिए और पानी के लिए खड़ा होगा? आप खुद नहीं खड़े हो। आपको भोगना है, यहाँ नरकीय स्थिति भोगना है, अभी कुछ नहीं और भोगना है। बात किया जाए अब विक्रम के कुछ नेताओं के बारे में। कोई अपने आप को विक्रम का गौरव, दूसरी ओर विक्रम का बेटा, तीसरी ओर विक्रम का सेवक अपने आप को कहा जाता है, और उनके प्रशंसकों के द्वारा उन्हें ये टैग दिया जाता है।
विक्रम का गौरव, विक्रम का बेटा और विक्रम का सेवक। कुमार गुड्डू जी अपने आप को क्या देखते हैं? विक्रम का ये कौन है? भाई साहब देखो, मेरा सिर्फ, मैं बहुत नया हूं, अभी बहुत बालक हूं राजनीति में, जुमा जुमा 365 दिन से ऊपर हुआ है, ठीक है ना। हम लोगों से प्रतिदिन मिलते हैं, जाति धर्म भेदभाव से मिटा के गरीब से गरीब के यहाँ जाते हैं, दलित के यहाँ जाते हैं। मतलब मुझे सबसे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के जीने का तरीका, सामाजिक शिक्षा, उनके सोचने के तरीका, उनके राजनीतिक वोट देने के मतलब व्यवस्था को मैं समझना चाहता हूँ। मैं अभी अपने आप को कोई उस तरह का नेता के तौर पे समझता ही नहीं। मैं अभी यहाँ लोगों से मिल रहा हूँ। लोग मेरे क्रियाकलापों के 2-4 साल के बाद लोग ही मुझे कुछ नाम दे देंगे, जो नाम दे देंगे मुझे एक्सेप्ट होगा, अच्छा दे दे या बुरा दे दे। मैं अपने से क्या कहूँ, मैं क्या हूँ? नाम देने से कुछ होता है क्या? और ये दूसरी बात सर, आप जन सुराज में आपके कंपटीटर कौन-कौन है? अब देखिए, जन सुराज में एक प्रक्रिया है कि आप आवेदन दीजिए, आपके क्रियाकलापों को पार्टी के लिए आपने कितना समर्पित तरीके से होके हर एक कार्यक्रम में साल 1.5 साल से कितना भाग लिया है। आज भी आप जन सुराज को ग्रामीण परिवेश में प्रतिदिन कितना पहुंचा रहे हैं। आप अपने तरफ से 100% एफर्ट कर रहे हैं। यही उनका मापदंड है, क्योंकि जब चुनाव की मतलब नाम कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया होगी, उसमें जिला स्तरीय कमेटी, फिर एक चुनाव अभियान समिति है वो, उसके बाद फिर एक और समिति है, फिर उसके बाद एक सर्वे वाली टीम आएगी जिसको कोई नहीं पता किस तरह से वो करेंगे। इन चारों के विचारों को मिला के तय किया जाएगा। 20 ठो मापदंड है, वो 20 मापदंड पे आप खुद भी तय कर लेंगे कि मैं कहाँ हूँ। उसमें से बता देता हूँ, सोशल मीडिया के भी प्रभाव का भी बहुत बड़ा उसमें एक रोल है, जिसमें अंक दिया जाएगा। आपका फेसबुक पे कितना फॉलोअर है, आप फेसबुक पे कितना जनसुराज को लेके अभियान को लोगों तक पहुंचाए हैं, वो तो आप अपना फेसबुक पे डालेंगे, ट्विटर पे डालेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे। तो ये भी है। तो आप चयन में जानिए कि पारदर्शिता होगी। और प्रशांत जी नई पार्टी बनाए हैं, उनको बहुत लंबा जाना है, देश की राजनीति करना है, इसलिए यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं होगा। जो पार्टी तय करेगी मैं भी संतुष्ट हूँ आज से ही, और जिस दिन इसका परिणाम आएगा उस दिन। कुमार गुड्डू जी को अगर टिकट नहीं मिलता है, दूसरे जनसुराजी को मिलता है, क्या उस जनसुराजी के साथ कुमार गुड्डू जी साथ दिखेंगे? 200% मेरा उद्देश्य विक्रम का विकास करवाना है। मेरा उद्देश्य विक्रम के नेता के तौर पे मुझे प्रविष्ट होना है, यहाँ स्थान बनाना है जनता में। चुनाव एक संभावनाओं का खेल है, वो कभी भी संभावना बनेगी, आदमी जीत जाएगा। मगर पहले तो प्रथम अपनी पार्टी जो निर्णय लिया, मैं पार्टी को मां मानता हूं, पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी, मैं जो भी कैंडिडेट होंगे उनके साथ कदम में कदम मिला के, और जितना अपने लिए मैं करूंगा उनसे ज्यादा उनके लिए करूंगा। तो देखिए, ये हमारे दोस्त, हम आज के मुख्य अतिथि थे कुमार गुड्डू जी और जनसुराज के भावी प्रत्याशी थे। लास्ट सर, अपने विक्रम वासियों को क्या कहेंगे? सबसे अंत में मेरा नमस्ते। विक्रम वासियों को कहेंगे कि वो अपनी विवेक से एक चेतना जागृत करें, जो उनके बच्चों के भविष्य के लिए जो राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाए, उनके साथ दे, उनका समर्थन करे, उनको सहयोग करें। बस यही। बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद सर। धन्यवाद।